हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोलैरिटी दे रखी है तो मोलैलिटी कैसे निकाले, या फिर मोलैलिटी दे रखी है तो मोलैरिटी कैसे निकाले। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मोलैरिटी है, जो मोलैरिटी होती है वो एक वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है। सर वॉल्यूम रिलेटेड कहने का मतलब, वॉल्यूम रिलेटेड कहने का मतलब क्योंकि इसके अंदर एक टर्म आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाली। मैंने बताया था मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। तो जो मोलैरिटी उसके अंदर वॉल्यूम वाली टर्म आती है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या है? मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। जो मोलैलिटी हो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम की टर्म नहीं आती, मास ऑफ सॉल्यूशन आता है डिनोमिनेटर में, इसलिए मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। बस इतना क्लियर, इतना बताना था। अब आ जाइए, अब हम देखते हैं मोलैरिटी को कैसे कन्वर्ट करें मोलैलिटी के अंदर। यानी हमें एक वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म से मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करना है, तो हमें बीच में मदद लेनी होगी डेंसिटी की, क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। ये क्या है? वॉल्यूम रिलेटेड। ये वॉल्यूम रिलेटेड है और ये मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है। तो पहले ये बात समझो, अगर हम किसी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म को मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करेंगे तो हमें जरूरत होगी डेंसिटी की। इसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें डेंसिटी पता होगी और वॉल्यूम तो दे ही रखी होगी, तो मास निकल जाएगा, जिससे मोलैलिटी निकाल पाएंगे। तो पहले ये समझो कि हमें जरूरत क्या पड़ेगी। हमें एक वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म से मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में जाना है, तो हमें जरूरत होगी डेंसिटी की। इसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी, मास वॉल्यूम दी होगी, मास निकाल लेंगे, मास सॉल्यूशन का, वहां पर पुट कर देंगे। तो आइए अब एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं जिसमें मोलैरिटी दी गई होगी, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी होगी। आइए वो करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मोलैरिटी दे रखी 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, यानी 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन हमारे पास, जिसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml है। मान लो, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिंपल सा, फिर बाद में क्वेश्चन कराऊंगा फुल डिटेल, जिसमें पूरी थ्योरी लिखी होगी, मतलब क्या 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 दे रखा है, क्या क्या निकालना। अभी तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ आपको। 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है हमारे पास, यानी NaCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी 2 मोलर, डेंसिटी दे दी इसकी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड क्या करना? फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। जो NaCl का सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसका मतलब समझाओ। देखो सबसे पहले जो दे रखा है ना, मोलैरिटी दे रखी 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इसको लिख लो। मैंने बताया था कि 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन कहने का मतलब 2 मोल्स ऑफ NaCl, 2 मोल्स ऑफ NaCl dissolved in 1000 ml of solution, 1000 ml of solution। इसका मतलब ये है, मैंने पिछली क्लास के अंदर ये डिटेल में बताया था कि जो 2 मोलर होता है उसका मतलब होता है 2 मोल्स NaCl के डिसॉल्व्ड है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। ये हमें पता चल गया, ऐसे में पता चल गया मोल्स कितनी NaCl की और वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका मास? सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? वो भी केजी में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है ये हमें याद होना चाहिए कि जो मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में होना चाहिए। तो हमें क्या क्या पता है? मोल्स, सॉल्यूट कौन है हमारे पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? NaCl। इसके मोल्स तो हमें पता है, कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। यानी हमें जैसे ही हमने इसको लिखा
इसका मतलब क्या है, वैसे ही हमें मोल्स पता चल गई, कितने मोल है NaCl के, 2 मोल, 2 मोल है NaCl के। यहाँ पर NaCl एक्वस लिख देता हूँ क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, यहाँ से हमें ये पता चल गया 2 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, यानी जो सोल्यूट है वो तो NaCl है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पता चल गया हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन का मास निकालना होगा। आइए सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। मैं इसको रब करता हूं, ये जो लिख रखा है, आइए अब मास निकालते हैं सॉल्यूशन का। हमें डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, वो होती है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, तो यहाँ से मास निकालते हैं सॉल्यूशन का। तो देखो डेंसिटी किसकी रख रहा हूँ सॉल्यूशन की, वॉल्यूम किसकी रख रहा हूँ सॉल्यूशन की, तो मास किसका आएगा, सॉल्यूशन का मास आएगा। मास निकालते सॉल्यूशन का, D × V के बराबर होगा। डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml। यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वॉल्यूम ml के अंदर रखनी है, 1000 ml। ml से ml कैंसिल, 1.2 × 1000 कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम। यानी जो मास है सॉल्यूशन का वो 1200 ग्राम है, लेकिन हमें तो मास सॉल्वेंट का चाहिए। सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, हमें इसको रब करता हूँ, ये लिखता हूँ मास, जो मास होगा सॉल्यूशन का, ये शॉर्ट फॉर्म होती है सॉल्यूशन लिखने की। मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी जो मास होता है सॉल्यूशन का वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 1200 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना, सॉल्यूट कौन था, NaCl का मास कितना है, 2 मोल है। जब इसका मास कैसे निकालेंगे, अब आपको मास निकालना आना चाहिए। इसका मास कितना, 2 मोल है इसके। तो जो मोल्स होते हैं, मोल बराबर में होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये होता है। यहाँ से मास निकालेंगे। ये अभी दिखने में ही बड़ा लग रहा है, बाद में आप आधा तो दिमाग में करोगे, फर्स्ट टाइम इसलिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मोल्स, यहाँ पर मोल्स रखेंगे NaCl के 2, गिवन मास हमें निकालना है कि कितना मास, मोलर मास क्या हुआ। अब मोलर मास आना चाहिए, इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास सोडियम का कितना होगा, 23, प्लस में क्लोरीन का होगा 35.5, तो 5 3 8 5, 58.5 ग्राम पर मोल आ गया इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कैसे कितना आ गया, 58.5, यहाँ पर रख देंगे 58.5, उसको तरफ मल्टीप्लाई में, तो जो गिवन मास है, गिवन मास ऑफ NaCl कितना आ गया, गिवन मास ऑफ NaCl, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 58.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 117 ग्राम, यानी 117। तो ऐसे में मास पता चल गया NaCl का। NaCl यानी सोल्यूट का मास है 117 ग्राम। सोलवेंट का निकालना है, वो यहाँ पर लिख देता हूँ सोलवेंट का। तो सोलवेंट का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा 1200 में से 117 को माइनस कर देंगे, 1200 में से 117 जाएंगे 3 20 1083 ग्राम। तो ये आ गया जो मास सोलवेंट का, ये आ गया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे मोल्स कितने थे सोल्यूट के, सोल्यूट कौन था NaCl, तो NaCl के मोल्स कितने हमारे पास, 2 मोल्स है। अपॉन में मास कितना सोलवेंट का, सोलवेंट का मास 1083 केजी में, तो 1083 अपॉन में 1000, ये आ जाएगा केजी में, यानी 2/1083 मोलर, ये हो जाएगी हमारी मोलैलिटी, ये हो जाएगी हमारी मोलैलिटी, 2/1083 मोलैलिटी हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे निकालते हैं मोलैरिटी से मोलैलिटी। ये थोड़ा बोर्ड पर जगह कम इसलिए थोड़ा भीड़ में लिखा गया, थोड़ा आप समझना, एक बार फिर से समझना। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अब इस क्वेश्चन में हम मोलैलिटी को चेंज करेंगे मोलैरिटी के अंदर। अभी तक हमने क्या किया कि जो मोलैरिटी दे रखी थी मोलैलिटी निकाली। अब क्या करेंगे, मोलैलिटी तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, मोलैरिटी निकालते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है।
जिसकी जो डेंसिटी है वो 1.1 ग्राम पर एमएल दे रखी है। ये मैं डेंसिटी अज्यूम कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। 2 मोलर है H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर एमएल दे रखी है। 2 मोलर फाइंड द मोलैरिटी। अब हमें क्या करना है, मोलैलिटी दे रखी है क्वेश्चन में। 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर एमएल है। हमें मोलैरिटी निकालनी है H2SO4 सॉल्यूशन की। जो मोलर मास होता है H2SO4 का, मोलर मास ऑफ H2SO4 वो होता है 98 ग्राम पर मोल। mm का मतलब मोलर मास। जो मोलर मास होता है H2SO4 का होता है 98 ग्राम पर ml। अब निकालते हैं, मोलैलिटी तो दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी है। पहले जो भी दे रखा उसको लिखो, अंग्रेजी की एक लाइन में लिख लो। 2 मोलर क्या क्या मतलब होगा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इज dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। याद रखना सॉल्यूशन नहीं आएगा, सोलवेंट आएगा, क्योंकि जो मोलैलिटी होती है 2 मोल्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्व्ड है 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर या 1 kg सोलवेंट के अंदर, बात बराबर है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला मोलैरिटी का। हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है ही, जो यहाँ से दिख गए। कितने मोल्स है सोल्यूट के, 2 हैं। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ताकि मैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करके रख दूं। तो मास से निकालते सॉल्यूशन का, यहाँ पर दे दूं। जो मास होगा सॉल्यूशन का, जो मास होगा सॉल्यूशन का वो किससे मिलकर बना होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। तो मास सोल्यूट का कितना है, सोल्यूट का मास 2 मोल H2SO4 के। पिछले बार बताया था जो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो इसका मास निकल कर आएगा वो कितने मोल से इनटू में इसका मोलर मास कितना है। इसका मोलर मास है 98 इनटू में 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18 19 यानी 196 हो जाएगा। 196 ग्राम है सोल्यूट का मास। सोलवेंट का मास कितना है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सोलवेंट का है, तो जो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 1196 ग्राम आ जाएगा, यानी 1196 ग्राम आ गया किसका, मास सॉल्यूशन का। जो सॉल्यूशन का मास है वो आ गया 1196 ग्राम। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालनी है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना सॉल्यूशन का 1196 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 1196 अपॉन में ml है। ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे। 1.1 यानी यहाँ पर आ गया ये ml है, ये आ गई। लेकिन ये जो वॉल्यूम है वो ml में आई है। अब इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब लीटर में कन्वर्ट करते होते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे बन जाएगा 1100, ये बन जाएगा। तो 2 अपॉन में वॉल्यूम कितनी आई लीटर में, ये लीटर में आ गई। मैंने क्या किया, ml को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करते हैं तो जो वॉल्यूम आ गई 1196 इंटू 1100, ये आ गया, यानी 2200 अपॉन में 1196 मोलर, ये आ गई। अब आप इसको सोल्व करने वाला, देखो मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा तो वैसे ही टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप इसको सोल्व करने वाला। सोल्व करना तो आसान है यार, काट लो 2 से कट जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलैलिटी को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखा। अब मैं आपको एक कंसंट्रेशन टर्म और बता देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, फिर अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे परसेंटेज टर्म्स के बारे में। फिर जो हमारा 5th लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स बता रहा हूँ, क्योंकि जो कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन है वो किसी एक कंसंट्रेशन टर्म से नहीं आते, वो 2 से 3 कंसंट्रेशन टर्म को मिक्स करके आते हैं। इसलिए मैं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ। तो आज हम एक तीसरी कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होती है।
आइए उसको डिस्कस करते हैं। आइए पढ़ते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जो कि है मोल फ्रैक्शन। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे काई का सिंबल होता है, कुछ एक्स जैसा ही होता है काई का सिंबल। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हमें किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने होना तो कैसे निकालेंगे? उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालने तो कैसे निकालेंगे? ऊपर मोल्स ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स नीचे। यानी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, यानी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, तो कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ कंपोनेंट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी ऊपर मोल्स जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होते हैं। हाँ, तो आइए बात करते हैं हमें किसके मोल फ्रैक्शन के बारे में जानना है। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसका मतलब क्या? काई के नीचे सोल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट, टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो ये होगा फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? मोल फ्रैक्शन। किसका? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्योंकि हमने पढ़ा था ये मेरा सॉल्यूशन है, ये एक मेरा सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक तो होगा सोल्यूट और एक होगा सोलवेंट। एक होगा सोल्यूट, एक होगा सोलवेंट। इसके अंदर होगा एक होगा सोल्यूट, एक होगा सोल्यूट। क्योंकि हमें क्लास 12 के अंदर बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, और बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे, एक होगा सोल्यूट, एक होगा सोलवेंट। इसलिए नीचे मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही लिखे हैं, बस उसको लिखा दूसरे तरीके से, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये फॉर्मूला था। अगर हमें काई सोल्यूट निकालना होता, यानी मोल फ्रैक्शन निकालने सोल्यूट के, तो ऊपर सोल्यूट के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी तरह में मोल फ्रैक्शन निकालना सोलवेंट का, तो मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का। ये था मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना हो, तब ये मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का निकालना हो, ये था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, अब न्यूमिनेटर के ऐड हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। ऊपर से नीचे दोनों कट जाएंगे, तो जो काई सोल्यूट प्लस काई सोलवेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो काई सोल्यूट प्लस काई सोलवेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्यों सर ऐसे? क्यों? देखो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ही होगा, सोलवेंट भी होगा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 ही तो बचेगा। 1 क्या निकाल तो पूरा कंप्लीट यही। क्योंकि देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, मैथमेटिकली बताता हूँ आपको। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का ये आया, मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का ये आया, दोनों को ऐड करोगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, न्यूमिनेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, ऊपर से नीचे कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो जो काई सोल्यूट प्लस काई सोलवेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और जो मोल फ्रैक्शन होती है एक मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। क्या है? मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। जो मोल फ्रैक्शन है वो एक मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वॉल्यूम वाली टर्म नहीं आती, इसके फॉर्मूले के अंदर कोई भी वॉल्यूम वाली टर्म नहीं आती, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। आपने देखा होगा हर जगह मोल्स ही आ रहे हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो मोल्स से मोल्स कट जाएगा। आप ऐसे भी समझते हो फ्रैक्शन की थोड़ी ना कोई यूनिट होती है, तो ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब मैं आपको इसके एक बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको मोलैरिटी के बारे में बताया था कि 2 मोलर का क्या मतलब है, उसी तरह मोलैरिटी के अंदर बताया था कि 2 मोलर का मतलब क्या है। इसी तरह मोल फ्रैक्शन के अंदर भी आपको एक बात बताता हूँ जो कि आपकी बहुत मदद करेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर, उसके बारे में डिस्कस
आइए पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन की उस बात के बारे में। जैसे क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन नंबर दे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, मोल फ्रैक्शन दे दिया NaCl का कितना 3/4, एंड मोल फ्रैक्शन दे दिया NaCl का 3/4। एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन था, उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन NaCl का 3/4 है। तो इससे हम क्या समझेंगे? देखो मोल फ्रैक्शन होता क्या NaCl का? अगर NaCl का मोल फ्रैक्शन में पूछूं तो क्या बताते? मोल्स ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या? N के नीचे NaCl लिख देना, इसका मतलब शॉर्ट में लिखा है वो है क्या? मोल्स ऑफ NaCl। शॉर्ट में लिखने का तरीका ये, मैं बार बार में मोल्स ऑफ NaCl थोड़ी ना लिखूंगा, तो N के नीचे डायरेक्ट NaCl लिख दे। तो मोल्स ऑफ NaCl प्लस में मोल्स ऑफ H2 क्योंकि ये एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस कहने का मतलब वाटर सॉल्वेंट है, NaCl सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन में पूछता है NaCl का क्या होगा, तो तुम बताते मोल्स ऑफ NaCl अपॉन में मोल्स ऑफ NaCl प्लस में मोल्स ऑफ H2, ये किसके बराबर है? 3/4। तो अब मैंने क्या किया, मोल्स ऑफ NaCl अपॉन में मोल्स ऑफ NaCl प्लस में मोल्स ऑफ H2 बराबर में ये वाली टर्म ऊपर भी है नीचे भी है, यानी इस फ्रैक्शन के अंदर भी मैं ऊपर और नीचे एक सेम टर्म बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 प्लस में, देखो 3 ही ऊपर है 3 ही नीचे, मोल्स ऑफ NaCl ऊपर है मोल्स ऑफ NaCl नीचे, और +1 कर ले। सर आपने 4 को 3 + 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने ऊपर भी एक टर्म और नीचे भी एक टर्म सेम बनानी थी, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है। अरे यहाँ से दोनों तरफ से मैं कह सकता हूँ कि जो मोल्स होंगे NaCl के वो 3 होंगे और जो मोल्स होंगे H2 के वो 1 होंगे। यहाँ से डायरेक्ट हमें मोल्स ऑफ NaCl और मोल्स ऑफ H2 पता चल सकता है अगर हमें किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन दे रखा है। अगर हमें किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन दे रखा तो मुझसे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, यहाँ से इसको भी ऐसे तोड़ लिया ऊपर 3 + 1। क्योंकि देखो हमें कैसे पता चलेगा सर 4 को 3 + 1 लिखना? क्योंकि जो न्यूमिनेटर में है ना उसको यहाँ से निकालना है। तो न्यूमिनेटर में 3 था तो 4 में से मैंने 3 को अलग कर लिया। हमेशा जो न्यूमिनेटर में लिखा है हमें उसी को अलग करना है, बाकी जो बच गया वो मोल्स होगा सोलवेंट का। अगर सोलवेंट का फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सोल्यूट का होगा जो बचेगा। तो आज के लेक्चर में हमें यही तक रहना है कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि मोलैलिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलैलिटी को मोलैलिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और तीसरी कंसेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और एक मास रिलेटेड कंसेंट्रेशन टर्म है। और आपको ये कमेंट में जरूर बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है जो सर आपने ये बताइए समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और बाकी मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे परसेंटेज टर्म्स, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तब तक के लिए थैंक्स।